वेलकम टू द ई लर्निंग चैनल ऑफ आईजीएस। मैं हूं आपके साथ आशीष रंजन झा। इस कोरोना संकट के बीच हम दूसरा वीडियो लेके आए हैं। हमने इससे पिछले वीडियो में संविधान के सभी भागों के बारे में बताया था। अब हम एक एक करके अलग अलग भागों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है संविधान का भाग 1 और भाग 2 यानी पार्ट 1 और पार्ट 2। हम एक बात जानते हैं कि संविधान के अलग अलग भागों के सभी आर्टिकल, सभी अनुच्छेदों को पढ़ने की जरूरत नहीं होती। कुछ एक अनुच्छेद होते हैं जिसका इम्पोर्टेंस, जिसका महत्व ज़्यादा है, तो हम उन जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं पूरा विश्व अभी बहुत बड़े संकट से जूझ रहा है। मैं आशा करता हूं कि आप सब अपने घर पे सुरक्षित होंगे और हमारे वीडियोस देख के कुछ ना कुछ जरूर नॉलेज गेन कर रहे होंगे। हम आज बात करेंगे संविधान के पहले भाग 1 के बारे में, फिर भाग 2 के बारे में। भाग 1 जैसा हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा, उसके अंदर इस बात की चर्चा है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। हमने ये बात पिछले वीडियो में भी की थी कि भाग 1 में जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, आर्टिकल 1 to 4 है। इसके चारों ही आर्टिकल, चारों ही अनुच्छेद जो हैं वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं। तो हम एक एक करके सभी अनुच्छेदों को समझेंगे, वो भी अच्छी तरह से। इसके अंदर की जो बेसिक बातें हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे आर्टिकल में लिखा तो बहुत छोटा सा एक सेंटेंस है, लेकिन आर्टिकल 1 में इतना छोटा सा ही सेंटेंस नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको हमें समझना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं एक एक करके आर्टिकल पढ़ना। सबसे पहले हम आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1, इसके अंदर क्या लिखा है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरी। मतलब इंडिया यानी भारत एक राज्यों का संघ होगा। देखने में एक सिंपल सा वाक्य है, लेकिन इसको लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है हमारे संविधान सभा के जो सदस्य रहे होंगे। इसमें सबसे पहला क्या है कि ये जो लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, ये किस चीज को डिनोट करता है? तो ये दो चीजों को डिनोट करता है, दो चीजों को निर्देशित करता है। पहला, भारत का नाम, देश का नाम कहने को मतलब कि देश का नाम क्या होगा? तो इंडिया और भारत। दूसरा, राज पद्धति, यानी हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो दो चीजें डिस्कस की गई है। देश का नाम डिस्कस किया गया है और राज पद्धति डिस्कस की गई है आर्टिकल 1 में, अनुच्छेद 1 में। अब है इंडिया दैट इज भारत। ये ऐसा क्यों लिखा गया, इंडिया दैट इज भारत? संविधान सभा के सदस्य जो थे वो आजादी के बाद इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि देश का नाम क्या होना चाहिए। कुछ संविधान सभा के सदस्य का ये मानना था कि देश की जो पुराना नाम, देश का जो परंपरागत नाम है भारत, हम जानते हैं हमारे देश भारत का नाम जो है वो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पे पड़ा हुआ है, तो वही भरत के नाम पे पड़ा हुआ भारत ही देश का नाम होना चाहिए। लेकिन कुछ सदस्यों का ये मानना था कि भारत का नाम जो आधुनिक रूप से इंडिया है वो होना चाहिए। तो दोनों ही तरफ के सदस्य नाम को लेकर मतभेद थे, तो संविधान सभा ने क्या किया कि दोनों नामों को इकट्ठा एक साथ रख लिया। मतलब इंग्लिश में हम इंडिया और जबकि हिंदी में क्या कहेंगे, भारत। तो संविधान में मान्यता प्राप्त अपने देश का नाम दो ही है, भारत और इंडिया, तभी कहा गया इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जो कि भारत है। अब हम आगे बात करें, क्या लिखा है? शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरी, यानी भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा। अब यहाँ पे ये जो शब्द यूनियन है इसका महत्व है, क्योंकि इस बात का भी चर्चा हुआ था कि भारत राज्यों का संघ हो या भारत राज्यों का समूह हो। तो एक बात क्या है कि भारत के अंदर जो हमारी राज्य व्यवस्था है वो फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचा को मानता है, और अगर हम संघीय ढांचा को मानते हैं इसीलिए भारत को होना क्या चाहिए? संघ। एक तो कारण ये है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण भारत के संघ होने का, राज्यों का संघ होने का, क्या है कि भारत जो बना है वो किसी राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। यानी हमने राज्यों से समझौता करके एक देश नहीं बनाया है, जैसे अमेरिका। अमेरिका जो है वो राज्यों के समझौते का प्रतीक है, जबकि भारत देश जो है वो राज्यों के समझौते का प्रतीक नहीं है।
अगर भारत राज्यों के समझौते का प्रतीक होता तो वो समूह होता, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई समझौता होता है तो समझौता टूट भी सकता है और इसीलिए समूह जो होते हैं समूह टूट भी सकता है। लेकिन संघ जो होता है वो कभी टूट नहीं सकता, संघ को कोई तोड़ नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि भारत से किसी राज्य को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए भारत संघ है। इस बात को शायद आप समझ चुके होंगे कि भारत राज्यों का समूह नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत राज्यों के साथ किसी समझौते के रूप में नहीं बना हुआ है। भारत जो है वो स्वतः बना है सभी राज्यों को मिलाकर। भारत में किसी राज्य को यह अधिकार नहीं कि वो संघ से टूट जाए, और अगर वो संघ से टूट नहीं सकता इसका मतलब भारत अटूट है, और अटूट है इसीलिए वो क्या है? संघ है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है भारत के संघ होने का, क्योंकि यहां से कोई राज्य टूट नहीं सकता। अब हम आगे बात करें कि इस संघ के अंदर जो बातें हैं, जिन क्षेत्रों की बातें हैं, वो तीन तरह के क्षेत्र हैं। पहला संघ क्षेत्र यानी जिसके ऊपर भारत का अधिकार है, दूसरा राज्य क्षेत्र जिस पे राज्यों का अधिकार है, और तीसरा एक ऐसा क्षेत्र जिस पर भारत का अधिकार वर्तमान में तो नहीं है लेकिन भविष्य में कभी इसका अधिकार हो सकता है। तो वो तीन तरह के क्षेत्र डिस्कस किए गए हैं। आप इस बात को ध्यान रखोगे कि भारतीय संघ के अंदर तीन तरह के क्षेत्र हैं। संघ क्षेत्र जो संघीय सरकार या संघ के अधीन है, राज्य क्षेत्र जो राज्य के अधीन है, और तीसरा एक ऐसा क्षेत्र जो वर्तमान में भारत में नहीं है लेकिन भारत अधिग्रहित कर सकता है, अक्वायर कर सकता है बाद में जाके। एग्जाम्पल के लिए समझना चाहें हम तो भारत एक सॉवरेन कंट्री है, एक संप्रभु राज्य, और कहते हैं कि एक सॉवरेन कंट्री जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अधीन जो इंटरनेशनल लॉ होते हैं इसके अंतर्गत किसी दूसरे क्षेत्र को अधिग्रहित अक्वायर कर सकती है। और ये अक्वायर करने के तरीके क्या होंगे? कई तरह के हो सकते हैं। संधि के द्वारा, किसी देश के साथ हमारा कोई संधि हुआ, उसने हमें कुछ क्षेत्र सौंप दिए तो अब हम उसे अपने देश में शामिल कर लेंगे। किसी देश ने हमें उपहार स्वरूप कोई जमीन दे दिया, एक एज ए गिफ्ट दे दिया, उसको भी हम अपने संघ में शामिल करेंगे। लीज पर हम किसी से जमीन ले सकते हैं किसी दूसरे देश से व्यापार करने के लिए, तो वो भी हम अपने देश में शामिल करेंगे। और युद्ध में किसी देश को हराकर हम अपने देश के अंदर कुछ राज्य क्षेत्र होंगे उसे शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सभी क्षेत्र जो होगी वो किसके अधीन होगी? संघ के अंदर। यानी संघ के अंदर तीन तरह के क्षेत्र, एक संघ क्षेत्र, एक राज्य क्षेत्र और एक ऐसा क्षेत्र जो भविष्य में जाके जिसे भारत अक्वायर कर सकता है। और संप्रभु राज्य होने के नाते भारत को ये पूरा अधिकार है कि संधि के द्वारा हो, लीज के द्वारा हो, उपहार स्वरूप हो, या फिर युद्ध में हराकर हम किसी दूसरे क्षेत्र पर कब्जा कर सकते हैं। और हम जानते हैं, आप सब जानते हैं कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, दादर नगर हवेली, पांडिचेरी, गोवा, ये सारे ही जो क्षेत्र हैं वो हमें उपहार में मिली है या फिर हमने कब्जा उस पर किया है, और ये हमारा एक संप्रभु, एक सॉवरेन कंट्री होने के नाते पूरा अधिकार था। तो ये सारी बातें जो हैं आर्टिकल 1 में है। आपने देखा आर्टिकल 1 एक छोटा सा था लेकिन इसके अंदर जो बातें थी वो बहुत सारी थी। हाँ, एक बात और चर्चा हुई कि भारतीय संघ कहने से बेहतर क्या ये भारतीय क्षेत्र कहना बेहतर नहीं होता? इंडियन टेरिटरी केवल इंडियन यूनियन कहने से पहले, क्योंकि जो कुछ लोग मानने वाले ये थे कि नहीं, इसे इंडियन टेरिटरी कहना चाहिए, इंडियन यूनियन नहीं कहना चाहिए। उनका ये मानना था कि जब हम इंडियन टेरिटरी कहेंगे, भारतीय क्षेत्र कहेंगे, तो इसके अंदर वो सभी क्षेत्र आएंगे, चाहे संघीय क्षेत्र हो या राज्य क्षेत्र हो या जिसके ऊपर हम कब्जा करेंगे। लेकिन जब हम संघ की बात करेंगे तो शायद उन क्षेत्रों को हम छोड़ देंगे जिसको हम अधिग्रहित करने वाले हैं। तो इस बात की चर्चा हुई थी, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि संघ शब्द लगाने का सबसे बड़ा रीजन ये भी था एक कि भारत के अंदर जो राज्य व्यवस्था है वो फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था को मानने वाला है, इसलिए संघ शब्द ज़्यादा बेहतर था। इसीलिए हमने क्या रखा? यूनियन रखा, संघ शब्द रखा। तो एक छोटे से अनुच्छेदों के अंदर बहुत सारी बातें थी। आप शायद समझ गए होंगे कि हमारा पहला अनुच्छेद जो आर्टिकल 1 है वो ये कहता है कि देश का नाम क्या होगा, और देश का नाम क्या बताया? भारत और इंडिया। उसके साथ साथ ये बताया कि राज्यों का संघ होगा। हमने ये भी बात करी कि इस संघ में कौन कौन से क्षेत्र होंगे, जिसके अंदर हमने कहा संघ क्षेत्र होगा, राज्य क्षेत्र होगा, इसके साथ साथ जिसको हम अधिग्रहित करेंगे, अक्वायर करेंगे। हमारे पास पूरा एक सॉवरेन कंट्री होने के नाते हमारे पास पूरा अधिकार है कि हम किसी दूसरे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 2 की, अनुच्छेद 2। क्या लिखा है? द अक्वायर्ड टेरिटरी कैन बी कन्वर्टेड
into the state and states, यानी जिन क्षेत्रों को हमने अधिग्रहित किया है, अक्वायर किया है, उसको हम राज्यों में बदल सकते हैं। लेकिन इसके यहाँ पे दो भाग हैं। दो भाग ऐसा है कि एक ऐसा क्षेत्र जो पहले से राज्य के अस्तित्व के रूप में है और एक ऐसा क्षेत्र जो पहले से राज्य के अस्तित्व में नहीं है। उन दोनों क्षेत्रों को राज्य के रूप में शामिल किया जा सकता है। जैसे कि जो पहले से राज्य के अस्तित्व में नहीं था, जैसे सिक्किम। सिक्किम भारतीय क्षेत्र में शामिल किए गए, लेकिन वो राज्य नहीं था। लेकिन बाद में क्या किया भारत सरकार ने, उसे राज्य में बदल दिया, राज्य में कन्वर्ट कर दिया, स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। तो सिक्किम क्षेत्र जो था वो पहले से राज्य के रूप में नहीं था, हमने उसे बाद में क्या किया, राज्य के रूप में कन्वर्ट किया। यानी एक ऐसा क्षेत्र जो पहले से उस शेप में ना हो, राज्य के रूप में ना हो, अस्तित्व में ना हो, उसको हमने क्या किया, राज्य के रूप में बदल दिया। दूसरा ऐसा जो पहले से राज्य के रूप में हो और उसे दूसरी तरह से मान्यता दे। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि जो वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर का डिवीजन हुआ, इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बने। ये दोनों किसके तहत बने, अनुच्छेद 2 के तहत। एक ऐसा राज्य जो पहले से ही अस्तित्व में है, उसको वापस से हमने डिवाइड करके दो यूनियन टेरिटरी, दो केंद्र शासित प्रदेश हमने बनाया है। और यह अधिकार कौन देता है, आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 देता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 2 के अनुसार नए राज्यों का गठन हो सकता है, लेकिन नए राज्यों का गठन दो आधार पर। एक ऐसा जो राज्य पहले से अस्तित्व में ना हो, यानी जिस क्षेत्र पे हमने कब्जा कर रखा है उसे राज्य का रूप देना। दूसरा, जो राज्य पहले से अस्तित्व में हो उसको तोड़ के नए राज्य का निर्माण करना। जैसे हमने जम्मू एंड कश्मीर को तोड़कर जम्मू एंड कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया। ये किसके अनुसार, अनुच्छेद 2 के अनुसार। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3। ये अनुच्छेद 3 बहुत महत्वपूर्ण है और इसका यूज हमारी संसद जो है वो करती रहती है। अनुच्छेद 3 जो है वो हमारे संसद को शक्ति देता है, पावर देता है कि वो नए राज्यों का गठन कर सके, उसकी नाम में परिवर्तन कर सके, उसके सीमाओं में परिवर्तन कर सके। लेकिन इसके भी कुछ कंडीशन हैं कि हमारी संसद जो है वो ये काम कैसे कर सकती है। तो एक बात पहले समझिए कि नए राज्यों का गठन कैसे हो सकता है। नए राज्यों का गठन किसी दो राज्य या दो से अधिक राज्य के क्षेत्रों को मिलाकर किया जा सकता है, या किसी एक ही राज्य के एक क्षेत्र को तोड़कर नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। आपने क्या देखा कि नए राज्यों का निर्माण जो आर्टिकल 3 के तहत होगा वो कैसे हो सकता है, किसी एक ही राज्य को तोड़ना या फिर दो या दो से अधिक राज्य के क्षेत्र को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण करना। जैसे हमने देखा कि आंध्र प्रदेश को तोड़कर क्या बनाया गया, तेलंगाना बनाया गया। इसका मतलब है वो किसके तहत हो सकता है, आर्टिकल 3 के तहत किया गया है। और ये अधिकार किसको है, संसद को। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि अगर संसद को कभी नए राज्य का निर्माण करना है या उसके नाम में कोई परिवर्तन करना है या उसकी सीमाओं में कोई परिवर्तन करनी है, तो इसके लिए जो कानून या फिर अध्यादेश, ऑर्डिनेंस लाया जाएगा, इस पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति होनी चाहिए, प्री परमिशन होना चाहिए। राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के बिना इसे संसद के अंदर नहीं लाया जा सकता। अगर संसद को या सरकार को अगर नए राज्य का गठन करना है, उसकी सीमा में बदलाव करनी है, उसके नामों में बदलाव करने हैं, तो इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी है। उनके पूर्वानुमति के बिना ऐसा विधेयक कभी संसद में नहीं रखा जा सकता। उसे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति मिलना अनिवार्य है संसद में लाने से पहले। उसके बाद जो दूसरा इसका कंडीशन है कि राष्ट्रपति जब इस अध्यादेश को अपनी अनुमति दे देंगे तो इसे उस राज्य के विधानमंडल के पास भेजी जानी चाहिए इस अध्यादेश को। जैसे कि हमें आंध्र प्रदेश को तोड़ना था, तेलंगाना बनाना था, तो ऐसा कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति चाहिए। राष्ट्रपति ने उस पूर्वानुमति दे दी, तो अब हमें क्या करना होगा कि उस जो पूर्वानुमति जिस कानून के लिए, जिस अध्यादेश के लिए दिया है राष्ट्रपति ने, उस कानून को आंध्र प्रदेश के विधान मंडल के पास, जो उसकी लेजिस्लेचर है जैसे विधानसभा, विधान परिषद, उनके पास भेजना है हमें।
उनको कुछ सीमित समय दिया जाता है, उन सीमित समय में उनको उस अध्यादेश पे अपना निर्णय सुनाना है कि वो उस अध्यादेश के पक्ष में है या नहीं। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है हमें कि राष्ट्रपति उस विधानमंडल का जो निर्णय होगा, जो डिसीजन होगा, उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, मजबूर नहीं है। अगर हमारी केंद्र सरकार ने या राष्ट्रपति ने प्रोन्नति दी कि आंध्र प्रदेश से तोड़ के तेलंगाना बनाया जाए और फिर वो अध्यादेश आंध्र प्रदेश की विधानसभा में भेजा जाए, अगर आंध्र प्रदेश की विधानसभा इस अध्यादेश से सहमत नहीं भी हो तो राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, फिर भी संसद हमारी उस राज्य को तोड़ सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना है हमें। अनुच्छेद 3 के तहत जब राष्ट्रपति उस अध्यादेश पर प्रोन्नति देंगे कि इसकी सीमा में बदलाव करनी है या नामों में बदलाव करना है या फिर नए राज्य का गठन करना है, तो हमें अनिवार्य है, राष्ट्रपति के लिए या सरकार के लिए अनिवार्य है कि उस अध्यादेश को उस राज्य के विधानमंडल में भेजे जहां से वो बदलाव करना चाहते हैं। लेकिन उस राज्य का विधानमंडल जो होगा वो अपना जो भी निर्णय दे, इसको मानने के लिए हमारे राष्ट्रपति या हमारी सरकार, केंद्र सरकार या हमारी संसद जो होगी वो बाध्य नहीं होगी। हमारी संसद पूरी तरह से स्वतंत्र है इसके ऊपर कानून बनाने का। ठीक है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। और ये केवल नए राज्यों का गठन को ही लेकर नहीं, उसकी सीमा परिवर्तन को लेकर भी है और इसके साथ साथ उसके नामों में बदलाव को लेकर भी है। जैसे कि हम जानते हैं उड़ीसा का नाम बदल के ओडिशा किया गया, ये काम किसने किया? हमारी संसद ने की। जो असम था उसको बदल के असम किया गया, ये भी किसने की? हमारी संसद। ये पूरा अधिकार संसद के पास है। तो एक चीज आपने देखा कि किसी राज्यों को तोड़ने के लिए, किसी राज्यों का निर्माण करने के लिए या उसकी सीमा परिवर्तन के लिए उस राज्य की विधानमंडल की जो निर्णय है उसको मानना अनिवार्य नहीं है। हमारी संसद पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो यहां से आपने क्या देखा कि हमारी केंद्र सरकार के पास या हमारे संसद के पास ये पूरा अधिकार है कि वो समय समय पर भारत का पॉलिटिकल मैप, जो इंडिया का राजनीतिक मानचित्र है, उसको जारी कर सकती है। और हमारा कोई राज्य जो है वो कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, इस पर निर्णय किसका होता है? संसद। यानी राज्य अपनी आकृति को लेकर हमेशा से निश्चिंत नहीं रह सकती। राज्यों की आकृति में, राज्यों की सीमाओं में कभी भी बदलाव हमारी संसद कर सकती है। यानी राज्यों को यहाँ पे अधिकार कम है और इसी वजह से, क्योंकि हमारी संसद ही राज्यों को तोड़ सकती है, उसकी सीमा बदलाव कर सकती है, तो कहा गया है कि भारत जो है वो एक विभाजित राज्यों का अविभाज्य संघ है। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हमारे यहाँ हमारी संसद को अधिकार है कि वो राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं और नए मानचित्र जारी कर सकते हैं। इसका मतलब राज्यों की जो सीमाएं हैं या उनके मानचित्र हैं कब परिवर्तन हो जाए ये राज्य को नहीं पता, राज्य के पास ये अधिकार नहीं है। इसीलिए भारत को विभाजित राज्यों का, एक डिवाइडेड स्टेट और अनडिवाइडेड यूनियन, भारत को विभाजित राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। जबकि यहीं पे इस बात को ध्यान में रखेंगे कि अमेरिका जो है वहां ना ही राज्यों को आसानी से तोड़ा जा सकता, ना ही संघ को। अगर राज्यों को तोड़ना है, इसके लिए भी अमेरिकी जो संसद होगी उसको राज्यों को परमिशन लेना पड़ेगा। इसीलिए अमेरिका जो है वो अविभाज्य राज्य का अविभाज्य संघ है। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। भारत विभाजित राज्यों का अविभाज्य संघ, यानी संघ कभी नहीं टूट सकता, राज्य टूट सकती हैं। जबकि अमेरिका अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, यानी वहां पे राज्य भी नहीं टूट सकती और संघ भी नहीं टूट सकता। दोनों जब मिलेंगे तभी राज्यों की सीमा परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। बहुत छोटी सी थी लेकिन बेसिक बातें हमें ध्यान में रखनी है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 4 की। आर्टिकल 4 कहता है लॉ रिलेटेड टू आर्टिकल 2 और 3। ये देखिए, इसको समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल अनुच्छेद नहीं है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। ये कहता क्या है? अनुच्छेद 2 और 3 के तहत राज्यों को लेकर जो भी परिवर्तन करेगी, इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है। यह आर्टिकल 4 कहता है। हम जानते हैं संविधान में संशोधन किसके तहत होता है? अनुच्छेद 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत। तो संविधान ये कहता है कि राज्यों में अगर कोई परिवर्तन करनी है तो इसके लिए संसद को 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की जरूरी नहीं है। वो एक साधारण बहुमत और साधारण विधेयक के द्वारा नए राज्यों का निर्माण या उसकी सीमा परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे और ध्यान रखना है कि एक केस उत्पन्न हुआ था कि बेरुबारी, जो कि पश्चिम बंगाल में एक क्षेत्र है, उस बेरुबारी संघ पर पाकिस्तान अपना अधिकार जता रहा था। तो विवादों से बचने के लिए हमारी सरकार ने यह डिसाइड किया कि हम बेरुबारी को सौंप देंगे पाकिस्तान को।
और इसके लिए हमारे राष्ट्रपति ने अध्यादेश को पूर्वानुमति भी दी कि हम बेरुबारी को पाकिस्तान को सौंप देंगे। लेकिन जो उस वक्त विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने इसका विरोध किया कि हम अपने क्षेत्र किसी को क्यों दें, और ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संसद को यह अधिकार नहीं, वो संसद को इतना अधिकार तो है कि वो राज्यों की सीमा परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन संसद को यह अधिकार नहीं कि अपना राज्य क्षेत्र जो है वो किसी दूसरे देश को सौंप सके। अगर ऐसा करना है तो उन्हें संविधान में संशोधन करना होगा। और ये उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के जो पहली अनुसूची है उसमें सभी संघ के राज्य और उनके क्षेत्रों के बारे में विवरण है। अगर आप अपना क्षेत्र किसी को दूसरे देशों को दे देंगे तो फिर हमारे अनुसूची में उस अनुसूची से उसको हटाना पड़ेगा, और इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि संविधान में संशोधन करनी होगी। तो बेरुबारी कांड में ये डिसाइड हुआ कि अगर हम अपने राज्य क्षेत्र को किसी दूसरे देश को सौंपेंगे तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। अदरवाइज हमें अगर आर्टिकल 2 और 3 को इंप्लीमेंट करना है तो साधारण विधेयक द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा हम इस कानून को लागू कर सकते हैं। एक बात यहाँ पे और हम ध्यान में रखेंगे, बाद में जाके और परिवर्तन हुआ, बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट सुना है कि अगर हम किसी दूसरे देश के साथ सीमा समझौता कर रहे हैं और सीमा समझौता में हो सकता है कि हमारे राज्य क्षेत्र किसी दूसरे देश को दिया जाए और उनके राज्य क्षेत्र हमें सौंपा जाए, तो उस केस में संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। याद रखेंगे, जब सीमा विवाद संबंधी समझौते होंगे तो अगर हमारा अपना राज्य क्षेत्र किसी दूसरे देश को देना भी है तो उस केस में संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं। लेकिन वैसे अगर किसी अपना क्षेत्र हम किसी दूसरे देश को सौंपेंगे तो संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। 368 के तहत ही हम सौंप सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 2 और 3 को लागू करने के लिए हमें 368 में के तहत संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं, हम बस केवल साधारण विधेयक के द्वारा इसे पास करवा सकते हैं। पार्ट 2, भारत के नागरिकता संबंधी अधिनियम जो भी लिखे गए हैं वो भाग 2 में लिखे गए हैं। हम जानते हैं कि भारत में सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है वो इंस्पायर्ड है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। और जो हमारे संविधान का भाग 2 है वो भारत में किसको नागरिकता मिल सकती है और किसकी भारत की नागरिकता जा सकती है, इन सब चीज़ों की जो चर्चा है वो कहाँ पे की गई है, भाग 2 में की गई है। भाग 2 के अंदर जो अनुच्छेद हैं हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, वो अनुच्छेद 5 से लेके 11 है। हमें भाग 2 में अलग अलग आर्टिकल्स के बारे में नहीं पढ़ना, हमें कुछ कंडीशन में ये पढ़ना है कि किसी व्यक्ति को कैसे इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है और किसी व्यक्ति की इंडियन सिटीजनशिप जा कैसे सकती है। उसमें भी इंपॉर्टेंट ये है कि सिटीजनशिप मिल कैसे सकती है। भारत में नागरिकता देने संबंधी प्रावधान को लेकर संविधान में कई बार संशोधन हुए और नए तरह के नागरिकता संशोधन अधिनियम आए भी हैं। सबसे पहले इस नागरिकता का महत्व जानते हैं कि नागरिकता होती क्या है। नागरिकता एक ऐसी चीज है जो किसी व्यक्ति को, जिस देश में वो रहता है, अगर वहाँ की नागरिकता उसे है तो वह उस देश का पूर्ण नागरिक कहलाता है। मतलब उस देश में जितने भी अधिकार होंगे, चाहे सिविल चाहे पॉलिटिकल, वो सारे अधिकार किसको मिलेंगे, वहाँ के नागरिक को मिलेंगे। और एक कोई व्यक्ति जो किसी देश में रहता है लेकिन वहाँ का नागरिक नहीं है तो उसे वो सारे अधिकार नहीं मिल सकते। भारतीय संविधान में जब नागरिकता की चर्चा की गई तो इस बात को ध्यान रखा गया कि कौन भारत के नागरिक होंगे, कौन नागरिक नहीं होगा, किसको कितना अधिकार दिया जाएगा, किसको अधिकार नहीं दिया। जैसे हमने पहले ही कहा कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो उसके सभी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे, सभी नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार मिलेंगे, लेकिन जो विदेशी नागरिक होंगे उनको सभी अधिकार नहीं मिल सकती। तो हम पहले यही बात डिस्कस कर लें कि भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक में अंतर क्या है। ऐसा व्यक्ति जो भारत का पूर्ण रूप से सदस्य है वो भारतीय नागरिक है, उसे सभी अधिकार मिलेंगे। लेकिन एक ऐसा जो बाहर से हमारे देश में ही रहता है वो इस देश का नागरिक नहीं हो सकता, वो क्या कहलाएगा, विदेशी कहलाएगा। अब विदेशियों की परिभाषा 2 तरह की है, विदेशी शत्रु और विदेशी मित्र। विदेशी शत्रु जानते होंगे, एक ऐसा देश जिससे हमारे संबंध अच्छे ना हो, उस देश के नागरिक अब अगर हमारे यहाँ है भी तो वो विदेशी शत्रु कहलाएंगे। और विदेशी मित्र ऐसे देश जिनके साथ हमारे अच्छे संबंध हो, उनके नागरिक अगर हमारे यहाँ रहते हैं तो वो हमारे विदेशी मित्र नागरिक कहलाएंगे। इसमें भी अंतर है कि विदेशी मित्र जो हमारे यहाँ रहेंगे उनको ज़्यादा अधिकार मिलेंगी और विदेशी शत्रु जो होंगे उनको कम अधिकार मिलेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। हमारे संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं, खासकर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों से जुड़ी हुई, जो केवल और केवल
भारतीय नागरिकों के लिए लागू होते हैं, जैसे आर्टिकल 15, जिसमें हम जानते हैं, हम आगे वैसे आर्टिकल 15 चर्चा करेंगे डिटेल में। आर्टिकल 15 है, 16 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 29, 30 है। ये सारे जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, वो केवल और केवल किसको मिलती हैं? भारतीय नागरिकों को। दूसरे नागरिकों को, दूसरे देश के नागरिकों को नहीं मिल सकती। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ नागरिकता जो है किसी देश के लिए बहुत ज़्यादा अहम होती है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का 5 तरीका है। जैसे लिखा है कि वे टू अक्वायर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इसके लिए 5 तरीके हैं। पहला क्या है? बाय बर्थ, यानी जन्म से। जन्म से पहले तो ये समझिए कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 87 तक वो सभी बच्चे भारत के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ है। और इस वक्त ये कंडीशन नहीं थी कि उनके माता पिता को भारतीय होना जरूरी था। 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक जन्मे सभी जो बच्चे होंगे वो भारत के नागरिक होंगे। और यहाँ पे ये कंडीशन नहीं था कि यहाँ पे उनके माता पिता क्या होनी चाहिए? भारतीय ही होनी चाहिए। एक बात। दूसरा, 1 जुलाई 1987 से लेके 3 दिसंबर 2004 तक वो सब पैदा हुए सभी बच्चे भारत के नागरिक कहे जाएंगे यदि इस वक्त उनके जो पिता होंगे वो भारत के नागरिक होंगे। ध्यान रखना है, 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 तक भारत में पैदा हुए सभी बच्चे भारत के नागरिक होंगे, चाहे उनके माता पिता भारत के नागरिक हो या ना हो। दूसरा, 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 तक पैदा हुए सभी बच्चे भारत के नागरिक होंगे अगर उनके पिता क्या होंगे? भारतीय होंगे। आगे है 3 दिसंबर 2004 से लेकर अब आगे तक भारत में पैदा हुए वो सभी बच्चे तभी भारत के नागरिक कहलाएंगे अगर उनके माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो। तो होपफुली आप इन तीनों के बीच का अंतर समझ गए होंगे। यहाँ पे माता पिता की कोई शर्त नहीं थी, यहाँ पिता होने चाहिए और यहाँ माता पिता में से कोई एक होना चाहिए। तो इन 3 केसों में जन्म के द्वारा किसी को नागरिकता मिल जाएगी। एक बात यहाँ पे और ध्यान रखेंगे कि जो 15 जुलाई 1947 से पहले जितने भी व्यक्ति भारत में जन्म हुए हैं या भारत में रहते हैं वो सब के सब क्या कहलाएंगे? भारत के नागरिक। लेकिन जुलाई 1947 और 1950 के बीच जो विभाजन का दौर था उसके बीच के लिए अलग अलग उस टाइम में कानून बनाए गए और उस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो नागरिक गए उनको लौटने पर भारत में नागरिकता दी गई, तो उनके लिए अलग था। 47 से पहले जन्मे सभी भारत के नागरिक थे और उसके बाद के लिए कंडीशन था। दूसरा, बाय डिसेंट, यानी अनुवांशिकी के आधार पर। अनुवांशिकी के आधार पर किसी को कैसे भारत की नागरिकता मिल सकती है? अनुवांशिकी कहने का मतलब ये है कि किसी के पूर्वज भारत के नागरिक रहे हों, ठीक है, इस तरह से। 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक वो सभी नागरिक भारत के नागरिक होंगे अगर उनके पिता भारत के नागरिक हैं। और ये चीज़ें विदेश में पैदा होने वाले बच्चों के बारे में है। 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक जो बच्चे पैदा हुए हैं अगर उनके पिता भारत के नागरिक हैं तो अनुवांशिकी के आधार पर, डिसेंट के आधार पर वो क्या माना जाएगा? भारत का नागरिक माना जाएगा। 1992 से लेकर 2004 तक जो बच्चे विदेश में पैदा होंगे वो भारत के नागरिक माने जाएंगे अगर उनके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि 2004 के बाद कोई बच्चा विदेश में पैदा होता है और उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है भी, तो भी अगर उसे भारत का नागरिक बनना है तो उसके जन्म के 1 साल के भीतर जो हमारे कॉन्सुलेट होते हैं, जो हमारे वहाँ पे राजनयिक होते हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन उन्हें करवाना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करवाते तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती। ध्यान रखना है, ये अनुवांशिकी की हम बात करें, यानी विदेश में जो बच्चे पैदा होंगे उनको लेकर। 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 तक जो बच्चे विदेश में पैदा होंगे उनके पिता अगर भारत के नागरिक होंगे वो जो बच्चा होगा वो भारत का नागरिक माना जाएगा। 1992 से 2004 उनके माता पिता में से कोई एक अगर भारत का नागरिक होगा तो भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन 2004 के बाद अगर कोई बच्चा विदेश में पैदा होता है, उनके माता पिता में से कोई एक या दोनों ही भारत के नागरिक हैं भी, फिर भी अगर उस बच्चे को भारत की नागरिकता लेनी है तो उसके जन्म के 1 साल के भीतर उन्हें हमारे कॉन्सुलेट से संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करवाते तो उस बच्चे को भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती। तो ये कुछ था अनुवांशिकी के आधार पर। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, अनुवांशिकी के आधार के लिए ही नागरिकता संशोधन हुआ 2005 में, जिसमें 16 देशों के लिए
विशेष प्रावधान जारी किए गए और इसके लिए OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ये सर्टिफिकेट जारी की जाती है। इससे फ़ायदा ये होता है, 16 देश हैं, बहुत सारे, पोर्टुगल हुए, न्यूजीलैंड हुआ, इसराइल हुआ, स्वीडन हुआ, ये सारे, नॉर्वे हुआ, ये सारे देश हैं जहाँ पे हमारे देश के नागरिक बहुत पहले जाके बस चुके हैं। तो कहा गया OCI कार्ड देने वक्त ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति जिसके 3 पीढ़ियों में भी कोई भारत का नागरिक रहा है तो उसे OCI कार्ड मिलेगा और इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि वो बिना वीज़ा के भारत आ जा सकते हैं। ये फ़ायदा है उनके लिए और भारत की नागरिकता लेना भी उनके लिए आसान हो जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं अनुवांशिकी से जुड़ा हुआ है, तभी मैंने यहाँ पे बता दिया। 16 देशों के लिए OCI कार्ड जारी होते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान इसमें नहीं आता, ठीक है। जहाँ पे हमारे नागरिक 3 पीढ़ियाँ पहले भी रही हैं, उनके जो बच्चे होंगे वो आसानी से हमारे देश की नागरिकता ले सकते हैं, या वो वीज़ा रहित उनके जो बच्चे होंगे वो हमारे देश आ जा सकते हैं। यही OCI है वास्तव में। बाय रजिस्ट्रेशन, कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा के, पंजीकरण करवा के भारत का नागरिक बन सकता है। बाकी नागरिकों के लिए 7 साल है कि हमारे देश में कोई व्यक्ति 7 सालों से रह रहा है, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन करता है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। OCI कार्ड के लिए 5 सालों के लिए है। OCI कार्ड धारक जो हैं वो अगर 5 साल से भारत में रह रहे हैं और भारत की नागरिकता उन्हें चाहिए तो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और उनको नागरिकता मिल जाएगी। एक बात ध्यान में रखना है कि जो रजिस्ट्रेशन के थ्रू भारत के नागरिक बनते हैं उन्हें शपथ लेनी पड़ती है, तब वो उनके शपथ ये लेनी पड़ती है कि भारत के संविधान को मानेंगे, ये सब चीज़ें शपथ लेनी पड़ती है उन्हें, और वो भारत के नागरिक बन सकते हैं। इसके लिए उन्हें कम से कम 7 महीने भारत में, 7 साल कम से कम भारत में रहना चाहिए। चौथा है बाय नेचुरलाइजेशन, यानी प्राकृतिक रूप से। भारत सरकार जो है किसी को प्राकृतिक रूप से भी जो नागरिकता है वो प्रदान कर सकती है। इसके लिए कंडीशन ये है कि वो जो अप्लाई करेंगे नागरिकता के लिए, अप्लाई करने से कम 12 महीने यानी 1 साल से उसे रहना चाहिए, और इसके साथ साथ उस 12 महीने से 14 साल पहले से भारत में रहना चाहिए, तभी उसे भारत का नागरिकता मिल सकता है। तो उस केस में भारत प्राकृतिक रूप से उसे नागरिकता दे सकती है। मैंने क्या कहा कि उसे भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो अप्लाई करेंगे उससे कम 12 महीने पहले से रहना होगा अप्लाई करने के लिए, उससे पहले उन्हें 14 साल कम से कम भारत में बिताना होगा, तभी वो रजिस्ट्रेशन जो प्राकृतिक रूप से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और 5वां और अंतिम है बाय इन कॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी भारत अगर किसी राज्य क्षेत्र को अपने अधीन कर लेता है तो उस राज्य जिस पर भारत ने कब्जा करा है उस क्षेत्र का नागरिक जो होगा वो स्वतः भारत का नागरिक कहलाएगा। तो ये 5 तरीके हैं भारत में नागरिकता प्राप्त करने की। इसके बाद हम बात करेंगे किसी व्यक्ति की नागरिकता जा कैसे सकती है। हम जानते हैं कि अगर हम खुद ही अपना नागरिकता छोड़ना चाहें तो हम आसानी से छोड़ सकते हैं। तो एक तरीका है स्वैच्छिक त्याग, यानी खुद छोड़ सकते हैं। दूसरा बर्खास्तगी, यानी हमारी नागरिकता जो है वो हमारी सरकार छीन लेगी। तीसरा ये कि अगर हम किसी दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण करते हैं अपने देश की नागरिकता के साथ साथ, तो हमारे देश की नागरिकता आपको स्वतः खत्म हो जाएगी, क्योंकि जानते हैं भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। हम किसी दूसरे देश का नागरिक नहीं हो सकते भारत का नागरिक रहते के साथ साथ। तो इस वीडियो में हमने भाग 2 को डिस्कस किया है और आपको शायद समझ में आया भी होगा। अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हो गए उसे मैं सॉल्व करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट कि हमारे सारे वीडियोज़ देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस कोरोना संकट के बीच आप सुरक्षित होंगे, यही कामना है बस।